हेलो 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 हेलो, सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। सारे लोग एग्जाम दे भी दिए होंगे और सब मजे में होंगे, क्योंकि एग्जाम आप लोगों का बहुत बढ़िया गया है। जैसे बच्चे आकर बता रहे हैं उस हिसाब से लग रहा है कि एग्जाम बच्चों का बहुत बढ़िया गया है, और जितना आप सोचे थे उस हिसाब से अच्छा एग्जाम गया, क्योंकि क्वेश्चन का पेपर थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट था। 2018-19 वाला शेड्यूल फॉलो किया गया, 2021-22 वाला शेड्यूल फॉलो नहीं किया गया। तो हम इसलिए लास्ट के 20 दिनों में हमने अपनी स्ट्रेटजी बदली थी और लास्ट के 20 दिनों में 18-19 की स्ट्रेटजी पर ही काम कर रहे थे जब से मॉक टेस्ट दिया गया है। हाँ, तो उम्मीद करते हैं कि आपका परीक्षा अच्छा गया होगा और आप खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे, है ना। और आगे चूंकि टेक्नीशियन है इसलिए बिना किसी विराम दिए हुए कोचिंग खुलना था 2 तारीख को, लेकिन आज ही खुल गया। 1 तारीख को ही आपकी क्लास स्टार्ट कर दी गई है। तो दोस्त मेरे, खूब मन लगा के आप पढ़िए। और आगे जो टेक्नीशियन है वो ड्राइवर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक ही एग्जाम में डिसीजन हो जाना है। इसलिए आप एकदम अपना सर्वस्व न्योछावर कर दीजिए। एक भी दिन रुको न तुम, एकदम झुको न तुम, बढ़े चलो, क्योंकि रेलवे का ये महाकुंभ है और इसमें एकदम झंडा गाड़ देना है कहीं ना कहीं। इसलिए दोस्त मेरे, एकदम रुको न तुम, बढ़े चलो। और जो गलतियां आप किए होंगे एएलपी के एग्जाम में, वो गलतियां आप यहां ना दोहराएं। इसके लिए आपको मेहनत करना होगा, खूब मन लगा के पढ़ना होगा, और उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ रहे होंगे। आते हैं हम सीधी बात, नो बकवास, सीधा क्वेश्चंस पे। हाइपर अभी जो क्वेश्चंस लेकर आए हैं हम, वो क्वेश्चंस नहीं लाए हैं जो पूछा है, वो क्वेश्चंस लेकर आए हैं जिसमें आपको दिक्कतें हो सकती है, या जहां जहां जो पूछा है लेकिन टफ है, वो वाला पार्ट हम लेकर आए हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए जो पूछा है और आपसे बन जाएगा तो उसको पढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है। अब जैसे पूछ दिया कार्य का SI मात्रक जूल होता है, त्वरण का SI मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो ये कहीं ना कहीं दोस्त मेरे आपको ऑलरेडी पता है, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस नहीं करेंगे। चूंकि टेक्नीशियन का जो मामला है उसका एरिया थोड़ा बड़ा है। एएलपी आपका 20 नंबर का था, टेक्नीशियन आपका 40 नंबर का है। दोनों में ये डिफरेंस है कि ये 20 नंबर ज्यादा है, एरिया बड़ा है, क्वेश्चंस अलग थोड़ा सा और एक्सपैंड होगा। तो आपको भी एक्सपैंड करके पढ़ना है, और एक्सपैंड करके पढ़ना है दोस्त मेरे, थोड़ा सा अपना एरिया लार्ज करके पढ़ना है। आप ये नहीं देखिएगा कि इसमें ये पूछा था ये नहीं पूछा था, क्योंकि वहां जब आप जाइएगा तो क्वेश्चंस हो सकता है जहां से नहीं पूछा था वहां से भी पूछा जाए। इसलिए आप अपनी तैयारी को एकदम भरपूर करके जाइए। जैसे पीरियड टेबल के क्वेश्चंस कम पूछे गए, तो ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देना है, उसको भी पढ़ के जाना है, क्योंकि आगे पूछे जा सकते हैं। तो जब पढ़ा हुआ है तो थोड़ा सा उसको देख के जाना है। आ जाइए इधर, हाइपरमेट्रोपिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान से देखिएगा। हाइपरमेट्रोपिया जब ये कह दिया दोस्त मेरे, हाइपरमेट्रोपिया, एकदम आराम से देखिएगा। हाइपरमेट्रोपिया जब ये कह दिया तो ये हाइपरमेट्रोपिया का मतलब हुआ दूरदृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब क्या हुआ दोस्त मेरे? दूरदृष्टि दोष हो गया। हाइपरमेट्रोपिया बोले तो दूरदृष्टि दोष। और दूरदृष्टि दोष की अगर हम बात करें तो निकट की वस्तु नहीं दिखेगी, निकट की वस्तु नहीं दिखती है, निकट की वस्तु नहीं दिखती है, और निकट की वस्तु नहीं दिखती है तो इसमें नेत्रलेंस जो होता है वो पतला हो जाता है। और नेत्रलेंस पतला हो जाएगा तो ये रेटिना से पीछे बनेगा। ये कॉर्निया है और ये रेटिना है, रेटिना के पीछे बनेगा। और दोस्त मेरे, हम ये कह सकते हैं कि इसमें फोकस दूरी जो यहीं तक होना चाहिए यहां तक है, फोकस दूरी बढ़ जाएगी और वक्रता घट जाएगी। वक्रता जो है इसका घट जाता है, वक्र नहीं होता, ये सीधा होता है। तो हम कहेंगे वक्रता क्या हो गया? घट गया। इसका उपचार सबको पता है, दूरदृष्टि दोष है। इसका उपचार उत्तल लेंस से बना चश्मा है, उत्तल लेंस का चश्मा लगा देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। ठीक इसका उल्टा होता है दोस्त मेरे, मायोपिया। मायोपिया होता है, ये हाइपरमेट्रोपिया है, मायोपिया होगा निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष मतलब दूर की वस्तु नहीं दिखेगी और इसमें इसकी फोकस दूरी घट जाती है और वक्रता बढ़ जाती है और ये रेटिना से पहले दम तोड़ देता है। इसमें क्वेश्चन कहेगा बताइए इसमें जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के बाद बनता है कि पहले? कहेंगे बाद बनता है। कॉर्निया से दूर बनता है कि नजदीक? कहेंगे दूर बनता है। कॉर्निया से क्या बनता है दोस्त मेरे? दूर बनता है। और एक होता है जरा दृष्टि दोष।
जरा दृष्टि दोष के बारे में आप सुने होंगे, जिसको आप प्रिस्बायोपिया कहते हैं। जरा दृष्टि दोष को, जिसको आप प्रिस्बायोपिया कहते हैं, प्रिस्बायोपिया कहते हैं, जरा दृष्टि दोष, उसमें दोस्त मेरे ऊपर में अवतल लेंस से बना चश्मा होता है और नीचे में उत्तल लेंस से बना चश्मा होता है। ऊपर अवतल लेंस से बना चश्मा होता है और नीचे उत्तल लेंस से बना चश्मा होता है। ऊपर अवतल लेंस से बना चश्मा होता है और नीचे उत्तल लेंस से बना चश्मा होता है। एक होता है अबिंदुकता। अबिंदुकता बोले तो एस्टिग्मेटिज्म, जिसमें बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। एक होता है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट बोले तो मोतियाबिंद, जिसमें ऑपरेशन किया जाता है। एक वर्णांधता, जिसमें एक्स क्रोमोसोम की कमी होती है। अंकु कोशिका की गड़बड़ी के कारण जो है होता है वो वर्णांधता पाया जाता है। अब तो जल्दी से बता दीजिए आप दोस्त मेरे कि जरा दृष्टि दोष में ऊपर कौन सा अवतल और नीचे कौन सा उत्तल होगा। हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष, निकट की वस्तु नहीं दिखेगी, निकट की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से बाद बनेगा और रेटिना की फोकस दूरी अधिक और वक्रता कम होती है। तो ये आंख का दोष एक बार जरूर देख लीजिएगा दोस्त मेरे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। चूंकि आपका क्वेश्चन लाइट से बहुत ज्यादा टच किया है, लाइट को तो एकदम देख के जाइएगा। हाइपरमेट्रोपिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह नेत्र गोलक में वृद्धि दोष के कारण होता है, वृद्धि नहीं कमी के कारण होता है, ये गलत है। तो कहते हैं प्रभावित व्यक्ति आसपास की वस्तु को ठीक से नहीं देख पाता, दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु नहीं दिखती है, एकदम सही बात है ये। उसके बाद कहता है यह इसलिए भी उत्पन्न हो सकता है क्योंकि आंखों के लेंस की फोकस लंबाई बहुत लंबी हो जाती है। देख लिया, फोकस लंबाई अधिक हो जाती है, एकदम सही बात है ये। उसके बाद कहता है यह इसे दूर दृष्टि दोष भी कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया को दूर दृष्टि दोष भी कहते हैं, ये भी सही है। तो आंसर कौन सा गलत है दोस्त मेरे? ए गलत है। चलो एक क्वेश्चन आप बता दो। लाइट चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप एक सिंपल सा क्वेश्चन हम आपको देते हैं, बता दो जल्दी से कि निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब जो बनता है वो कहाँ? रेटिना के आगे या कि दूसरा रेटिना से पीछे? जल्दी बताओ आंसर क्या होगा। रेटिना के आगे कि रेटिना के पीछे? जल्दी बताओ, रेटिना के आगे कि रेटिना के पीछे? थोड़ा सा दोस्त मेरे लाइट की दिक्कत है, एकदम हम इसके लिए सॉरी हैं, लेकिन कल इसको ठीक कर देंगे। जल्दी बता, रेटिना के आगे कि रेटिना के पीछे? देखो दूर दृष्टि दोष में जो होता है वो रेटिना के पीछे बनता है, तो इसमें जो होगा वो रेटिना के क्या होगा? आगे बनेगा। रेटिना के क्या बनेगा दोस्त मेरे? आगे बनेगा। देखो निकट दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष में रेटिना के पीछे बनता है, इसमें रेटिना के क्या होगा? आगे बनेगा। अगला, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिस कर भूमि में प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिस कर भूमि में प्रवेश करता है क्या कहलाता है? अंतःस्यंदन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त मेरे? अंतःस्यंदन कहलाता है। इसी के द्वारा नाला का पानी साफ भी होता है। वाष्पोत्सर्जन की अगर हम बात करें, ये पत्तियों में होता है, पत्ती में होता है और जल की सांद्रता बढ़ने के कारण होता है। जल की सांद्रता बढ़ने के कारण होता है। परासरण का मतलब सबको पता है, सटके का फूलना। परासरण बोले तो सटके का फूलना जो है ये परासरण है, सटके का फूलना परासरण है। और अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा, अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा, लवण और जल बना देगा। अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा, लवण और जल बना देगा। अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा, लवण प्लस जल बना देगा। अंतःस्यंदन में कुछ नहीं होता है, जो पानी होता है जमीन पर का वो धीरे धीरे छनते नीचे चला जाता है, जिसके कारण जो है पानी की ठोस अशुद्धियां अलग हो जाती है, उसको अंतःस्यंदन निस्पंदन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन पत्ती में होता है जल की सांद्रता बढ़ने के कारण। एक क्वेश्चन और जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ये मान लो कोशिका है, कोशिका फूलती कब है? जब बाहर की सांद्रता अधिक हो जल की और अंदर की सांद्रता कम हो, तब कोशिका फूल जाती है। जब बाहर की सांद्रता अधिक हो और अंदर की सांद्रता कम हो तो बाहर से अंदर की ओर जल का फ्लो हो जाता है, सांद्रता का प्रवाह हो जाता है, जिसके कारण यह फूल जाती है। तटके का फूलना, अम्ल क्षार से विक्रिया करेगा, लवण और जल देगा। वाष्पोत्सर्जन पत्तियों में होता है जब जल की सांद्रता अधिक हो जाती है तब। वाष्पोत्सर्जन पत्तियों में होता है जब जल की सांद्रता अधिक हो जाती है तब। एकदम चला, एक भी मिनट अपना आप बर्बाद न करें तो ज्यादा बेहतर है। देखो
अब यहां से अगर हम आते हैं दोस्त मेरे, यहां से अगर आते हैं, पाचन के दौरान भोजन सरल पदार्थों में विघटित होता है। उदाहरण के लिए चावल, आलू, ब्रेड डैश होते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो विघटित होकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो विघटित होकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। आंसर हो जाएगा आपका ये। और हमेशा ध्यान रखिएगा, जंतु पादप जो है, पादप कहेगा किस रूप में भोजन ग्रहण करता है? पादप स्टार्च के रूप में भोजन ग्रहण करता है या मड के रूप में भोजन ग्रहण करता है, जबकि जंतु जो है ये ग्लाइकोजेन के रूप में भोजन ग्रहण करता है। ग्लाइकोजेन के रूप में भोजन ग्रहण करता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ग्लाइकोजेन के रूप में भोजन ग्रहण करता है। पादप की अगर हम बात करें, पादप 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 स्टार्च या मड के रूप में भोजन ग्रहण करता है। जंतु की अगर हम बात करें, ग्लाइकोजेन के रूप में भोजन ग्रहण करता है। और ग्लाइकोजेन ही स्टोर रहता है, तो जब भूख लगता है, कुछ नहीं मिलता है शरीर में, तो ग्लाइकोजेन का कंजम्पशन हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें, ऊर्जा 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 कितना बार बोले हैं हम? देता है, अगर खाली कह देगा देता है तो मारिएगा कार्बोहाइड्रेट, देता है तो मारिएगा कार्बोहाइड्रेट। और अगर कहेगा अधिक देता है, अधिक देता है, अधिकतम देता है, अधिकतम कह देगा तो मारिएगा वसा। और तुरंत कह देगा तो मारिएगा ग्लूकोज, तुरंत कह देगा तो मारिएगा ग्लूकोज, तुरंत कह देगा तो मारिएगा ग्लूकोज, तुरंत कह देगा तो मारिएगा ग्लूकोज। ऊर्जा देता है कार्बोहाइड्रेट, अधिकतम देता है वसा, तुरंत देता है ग्लूकोज। ऊर्जा देता है कार्बोहाइड्रेट, अधिकतम देता है वसा, तुरंत देता है ग्लूकोज। जल्दी से लिख लो। पादप में स्टार्च और मड के रूप में भोजन का संग्रह होता है। जंतु में ग्लाइकोजेन के रूप में। जब भूख लगता है तो शरीर में खाना नहीं रहता है, ग्लाइकोजेन का खाया जाता है। हमको नहीं देखो दोस्त, मेरा धुंधला धुंधला आ रहा होगा थोड़ा सा, लेकिन कंटेंट पे आप ध्यान दो तो ज्यादा बेहतर है। आंसर बता जल्दी से, क्या हो जाएगा? तुरंत ऊर्जा। प्रोटीन, प्रोटीन में शरीर की वृद्धि के लिए जिम्मेवार है। शरीर की वृद्धि के लिए कौन जिम्मेवार है दोस्त मेरे? शरीर की वृद्धि के लिए प्रोटीन जिम्मेवार है। और रोग प्रति एमिनो अम्ल से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। एमिनो अम्ल से ही किसका निर्माण होता है दोस्त मेरे? प्रोटीन। प्रोटीन से ही उत्तक का निर्माण होता है, उत्तक से ही अंग का निर्माण होता है। अब उत्तक के बारे में हमेशा ध्यान रखना है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ये समान होता है, समान होता है। हम लोग हमेशा चला अप लेवल का पढ़ेंगे, तब ना 2 क्वेश्चन औरों से ज्यादा बढ़ा पाएंगे, तब ना मेरिट बनेगा। अनंत दोस्तों ने भीड़ का हिस्सा बन जाओ। सर मैं 60, सर मैं 55, सर 75, अना धून मार के आता है। पहले भी हम ये बात बोला करते थे। इसलिए दोस्तों ने आपको भीड़ का हिस्सा मारना है ज्यादा, ऐसा नहीं कि कम मारना है। लेकिन दोस्त मेरे, मेरिट बनाना है तो 2-4 अच्छे प्रश्नों को अच्छे तरीके से मारना होगा। अच्छे प्रश्नों को मारना नहीं होगा, अच्छे प्रश्नों को अच्छे तरीके से मारना होगा। आ जाइए इधर। अगला अगला अगला। यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का भार क्या होगा? देखो दोस्त मेरे, सबको पता है सबसे बड़े भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा कहते हैं। सबसे बड़े भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा कहते हैं। सबसे बड़े भूमध्य रेखा को क्या कहते हैं दोस्त मेरे? विषुवत रेखा कहते हैं। अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं कहूं कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी है तो दोस्त मेरे इसको आप भूमध्य रेखा कह दीजिए, भूमध्य रेखा कह दीजिए, भूमध्य रेखा कह दीजिए, या दोस्त मेरे विषुवत रेखा कह दीजिए, या दोस्त मेरे विषुवत रेखा कह दीजिए। तो ये आपका हो गया भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। तो यहाँ पर आप सबको पता होगा कि गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है। और यहाँ पर ये ध्रुव हो गया, ये ध्रुव होगा, यहाँ गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होता है, यहाँ गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होता है। और यहाँ अगर विषुवत रेखा पर आप बात करोगे तो यहाँ ओमेगा का मान यानी पृथ्वी की गति का मान बढ़ाओगे तो जी का मान घट जाएगा। ध्यान से समझना। गुरुत्वाकर्षण चैप्टर इस बार इसका न्यूमेरिकल भी पूछा है, शायद आप में भी पूछा होगा। इसमें ओमेगा का मान बढ़ाओगे तो जी का मान घटेगा और ओमेगा का मान घटाओगे तो जी का मान जो है वो बढ़ जाएगा। और 17 गुनी से अधिक कर दोगे तो यहाँ पर जी का मान 0 हो जाएगा। यहाँ पर तो जी का मान 0 होवे करता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान पूछेगा, कहेंगे 0। और ध्रुव पर जो ओमेगा का मान है वह जी पर निर्भर नहीं करता है। ध्रुव पर ओमेगा का मान है वो जी पर निर्भर नहीं करता है। इधर से इधर जाएंगे तो बढ़ेगा, इधर से इधर आएंगे तो घटेगा। ध्यान से देखो, पृथ्वी के स्तर से ऊंचाई पर जाएंगे, ऊंचाई पर जाएंगे तब भी घटेगा, ऊंचाई पर जाएंगे तब भी घटेगा, गहराई में जाएंगे तब भी घटेगा, गहराई में जाएंगे तब भी घटेगा, गहराई में जाएंगे तब भी घटेगा। ओहो
हुआ, जहां जहां W बराबर mg होता है, जहां जहां दोस्त मेरे g का मान घटेगा बढ़ेगा, वहां W का मान घटेगा बढ़ेगा। पृथ्वी स्तर से ऊंचाई पर जाने पर जी का मान घटेगा, गहराई में जाने पर जी का मान घटेगा, केंद्र पर जी का मान 0 होता है। यहाँ विषुवत रेखा या ध्रुव पर अगर हम बात करें तो यहाँ कम होता है, यहाँ ओमेगा बढ़ाओगे जी का मान घटेगा, ओमेगा घटाओगे जी का मान बढ़ेगा। और यहाँ जाओगे तो ओमेगा पर निर्भर नहीं करता, ध्रुव पर। तो सेम स्थिति, जहां पर जी का मान घटेगा डब्ल्यू का मान घट जाएगा, जी का मान बढ़ेगा डब्ल्यू का मान बढ़ जाएगा। अब यहां आंसर बताओ क्या होगा। यदि धरती के घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का भार क्या होगा। यहाँ विषुवत रेखा नहीं दिया, भूमध्य रेखा, सबसे बड़े भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। तो कहते हैं अगर पृथ्वी की गति, यदि धरती के घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का भार क्या होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अगर पृथ्वी की गति बढ़ा दोगे जी का मान घट जाएगा। आंसर गुरुत्वाकर्षण से दोस्त मेरे न्यूमेरिकल भी पूछा गया है, इसलिए एकदम खूब मन लगा के आप पढ़िए। अगला, कितने लोग ऐसे हैं दोस्त मेरे कि जिनका एग्जाम, अगर आप जिनका एग्जाम अच्छा गया है, जैसा सोचे थे वैसा गया है, और लगा कि नहीं सर ठीक ठाक एग्जाम गया है, हम लोग को पहले बहुत डर लग रहा था लेकिन ठीक ठाक एग्जाम गया। जिनको लगता है कि नहीं सर आपसे जुड़ के फायदा हुआ, आपकी बुक्स पढ़ के फायदा हुआ, इसके साथ सामान्य विज्ञान के औकात से बाहर का क्वेश्चन नहीं था, तो वो लोग कृपया 8 टाइप करें साइंस के लिए, ताकि मेरा भी हौसला वर्धन हो और हमको भी दोस्त मेरे लगे कि नहीं हमने जो पढ़ाया उससे उसकी बच्चे सराहना कर रहे हैं जैसा कि कर रहे हैं। तो अब ये आप ही लोग लाइव रिव्यू दे दीजिए। जिनको लगता है कि नहीं झा सर आपने जो पढ़ाया आपसे जुड़कर हमें फायदा हुआ, आपके चैनल से जुड़ के हमको फायदा हुआ, और जिस लेवल का आप पढ़ाते हैं उससे बहुत कम लेवल का क्वेश्चन था, इसके साथ सामान्य विज्ञान के लेवल से बाहर नहीं था, वो लोग कृपया 8 टाइप करें। हो जाए लाइव रिव्यू, एक बार हो जाए दोस्त मेरे लाइव रिव्यू। वेरी गुड वेरी गुड, देख लो, इसको कहते हैं क्वेश्चन। आनंद 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 और आनंदम। जिनको भी लगता है दोस्त मेरे कि नहीं हम जुड़ के गलत नहीं किए और आपके लेवल से नीचे के लेवल का क्वेश्चन था, तो एक बार 8 टाइप पे बच्चे सीधे कहते हैं सर आपके लेवल से बहुत नीचे का लेवल का क्वेश्चन था, हम लोग तो धुआं छोड़ा दिए। लेकिन कोई बात नहीं दोस्त मेरे, ये लाइव रिव्यू है और दोस्त कुछ नहीं है, रेलवे को समझने की जरूरत है। रेलवे कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी बीच में रहता है। हम लोग अगर सबसे ऊपर वाला पैदान पकड़ते हैं तभी मेरिट बन पाएगा। बच्चे सीधे कहते हैं सर फलना किताब से आ गया। अरे भाई 5 क्वेश्चन भी अगर आप अच्छे नहीं बनाओगे तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होना है, ये बात आप जान लीजिए हमेशा हमेशा के लिए। इसलिए हम कितनों इजी क्वेश्चन आएगा तो हम कोशिश करते हैं कि वो क्वेश्चन छांट के बच्चों को पढ़ाया जाए जिसमें बच्चों को दिक्कत हो सकती है, वैसा क्वेश्चन ना पढ़ाया जाए जो आ रहा है। तो ये एग्जाम बीए बीएससी का एग्जाम थोड़े है कि फर्स्ट डिवीजन से पास कर जाना है, ये तो दोस्त मेरे दूसरी चीज है, अभी नहीं समझ में आएगा क्योंकि अभी तो आप बहुत सारे बच्चे पहली बार रेलवे का एग्जाम दे रहे होंगे। यहाँ एग्जाम देना पीटी निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तो नौकरी लेना है दोस्त मेरे, और नौकरी लेने के लिए आपको बेस्ट लेवल का कंटेंट पढ़ना होगा। कहते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला कहते हैं रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निस्पंदन यानी फिल्टर के रूप में काम कौन करता है। प्लीहा करता है दोस्त मेरे, प्लीहा करता है। जल्दी से लिख, प्लीहा करता है और प्लीहा करता है, जल्दी बता। संभल जरा, प्लीहा करता है। लसिका की अगर हम बात करें, लसिका की अगर हम बात करें, ये एक चिपचिपा द्रव है, ये एक चिपचिपा द्रव है। ये एक चिपचिपा क्या है दोस्त मेरे, द्रव है। ये पचित वसा का वहन करता है, ये पचित वसा का वहन करता है। किसका वहन करता है दोस्त मेरे, पचित वसा का वहन करता है। थाइमस जो है वो ताप को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेवार है। यकृत को सबको पता है सबसे बड़ी ग्रंथि है और सबसे अधिक कोशिका विभाजन यही होता है। सबसे कम कोशिका विभाजन तंत्रिका तंत्र में होता है, सबसे अधिक
कोशिका विभाजन जो है वो यही होता है। सबसे अधिक कोशिका विभाजन कहाँ होता है दोस्त मेरे? यकृत में होता है। सबसे अधिक कोशिका विभाजन कहाँ होता है दोस्त मेरे? यकृत में होता है। यकृत में पित्त रस का स्रवण भी होता है। पित्त रस का स्रवण भी यकृत में ही होता है। पित्त रस का स्रवण भी कहाँ होता है दोस्त मेरे? यकृत में होता है। और सबसे अधिक कोशिका विभाजन यकृत में होता है। सबसे कम कोशिका विभाजन तंत्रिका तंत्र में होता है। लसिका चिपचिपा द्रव होता है। और कवक की अगर हम बात करें, ये पचे हुए भोजन को खाता है। 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 कवक की अगर हम बात करें तो पचे हुए भोजन को खाता है। कवक की अगर हम बात करें, पचे हुए भोजन को खाता है। लसिका पचित वसा का वहन करता है। पचित वसा का क्या करता है? वहन करता है। ये एक चिपचिपा द्रव है। थाइमस का शरीर के ताप से संबंध है। यकृत सबसे अधिक कोशिका विभाजन यकृत में होता है। पित्त रस का स्राव भी कहां से होता है? यकृत से होता है। सबसे कम कोशिका विभाजन तंत्रिका तंत्र से होता है। सबसे कम कोशिका विभाजन कहां से होता है दोस्त मेरे? तंत्रिका तंत्र से होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कहता है दोस्त मेरे? अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गौर फरमाइएगा। निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ के एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है? ताप। गर्मा के ही ना आप ठोस को द्रव में, द्रव को गैस में बदल सकते हैं। दैट इज ताप इज द राइट आंसर। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, जब ठोस को द्रव में बदलते हैं, ठोस को द्रव में बदलते हैं या द्रव को फिर गैस में बदलते हैं, तो इसको गर्म करना होता है। गर्म करना होगा, गर्म करना होगा मतलब ऊष्मा शोषी हो जाएगा। गर्म करना होगा मतलब ऊष्मा शोषी हो जाएगा। और अगर गैस को ठंडा करते हैं, गैस को ठंडा करके द्रव में बदलते हैं, और द्रव को और ज्यादा ठंडा करके ठोस में बदल देते हैं, तो दोस्त मेरे ये ठंडा करना होगा। ठंडा करना होगा मतलब ऊष्मा निकालना होगा, मतलब ये ऊष्मा छेपी है। ऊष्मा छेपी, ऊष्मा शोषी एक बार जरूर देख के जाइएगा। कुछ कह नहीं सकते दोस्त मेरे क्या क्वेश्चन के पिटारे से निकलेगा, इसलिए एकदम मन लगा के आप पढ़ के जाइए। आपका काम है सारी चीजों को पढ़ के जाना, ताकि पैटर्न बदले या वही रहे, सब काम आप कर सके। ऊर्ध्वपातन और वाष्पीकरण की अगर बात करोगे तो इसको गरमाना होगा। गरमाओगे दोस्त मेरे, ऊर्ध्वपातन या वाष्पीकरण की अगर हम बात करें तो गरमाना होगा। गरमाना होगा मतलब ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। और दोस्त मेरे सबको पता है कि अम्ल कितना बार हम बोले हैं, अम्ल चूना डिटर्जेंट, सब पढ़ के जाना, तो पढ़ के जाना। अम्ल चूना डिटर्जेंट की अगर हम बात करें, अम्ल हो गया, चूना हो गया, डिटर्जेंट हो गया, सीमेंट हो गया, ये सब जब जल से अभिक्रिया करता है तो ऊष्मा देता है। इसलिए ये सब का सब ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। ये सब का सब ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। जल्दी लिख। ठोस से जब द्रव में बदलेगा, द्रव से जब गैस में बदलेगा तो गर्म करना होगा। गर्म करना होगा मतलब ऊष्मा शोषी। गैस जब द्रव में बदलेगा, द्रव जब ठोस में बदलेगा, ठंडा करना होगा, ऊष्मा छेपी। ऊर्ध्वपातन या वाष्पीकरण ऊष्मा शोषी है। अम्ल चूना डिटर्जेंट सीमेंट प्लस H2O ये ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। जल्दी लिख। देखो घनत्व का मात्रक होता है, लेकिन आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता। और सबको पता है आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से नापा जाता है। आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से नापा जाता है। आपेक्षिक घनत्व को किससे नापा जाता है दोस्त मेरे? हाइड्रोमीटर से नापा जाता है। आपेक्षिक घनत्व की अगर हम बात करें तो इसको हाइड्रोमीटर से नापा जाता है। यहीं रुक जरा, आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से, आपेक्षिक आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से नापा जाता है। ये क्वेश्चन हम आपको अभी तुरंत बताए थे, जल्दी से बता दो इसका आंसर। जी का मान आर के मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र का जी का मान कहां पर न्यूनतम होता है? जी का मान कहां पर न्यूनतम होता है दोस्त मेरे? भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। ध्रुव पर तो महत्तम होता है। ध्रुव पर क्या होता है दोस्त मेरे? महत्तम होता है। उसी हिसाब से भार भी महत्तम और न्यूनतम होता है। देखो ये क्वेश्चन कैल्शियम क्लोराइड का बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। ब्लीचिंग पाउडर से हम बच्चा कहता था सर वो जो बताए थे ब्लीचिंग पाउडर वाला, वही क्वेश्चन आया था। ब्लीचिंग पाउडर का द्रव्यमान वगैरह निकालने के लिए भी क्वेश्चन था।
निम्न अभिक्रिया, सबके शिफ्ट में दोस्त मेरे अलग अलग था, ऐसा नहीं कह सकते इसके शिफ्ट में कुछ और उसके शिफ्ट में कुछ और। निम्न अभिक्रिया में कौन सा संतुलित है, संतुलित करने के लिए अभिक्रिया आया ही था और उम्मीद करते हैं आप बना भी दिए होंगे। देखो यहाँ पर एक 4 गो हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 गो हाइड्रोजन है, गया बोरा में। यहाँ पर ये देखो एगो कैल्शियम है, एगो कैल्शियम है, ये 2 गो क्लोरीन है, 2 गो क्लोरीन है, 2 गो हाइड्रोजन है, 2 गो हाइड्रोजन है, और SO4 एगो है, SO4 एगो है, यही आंसर हो जाएगा। देखो ये बैलेंस है कि नहीं है, एकदम नहीं होगा। यहाँ पर आप देखोगे 2 गो क्लोरीन है, 2 गो कैल्शियम है, 2 गो हाइड्रोजन है, 2 गो हाइड्रोजन है, SO4 एगो है, यहाँ SO4 2 गो है, यहाँ आओगे एगो Cl2 है, एगो एकदम हीट एंड ट्राइस है, ऐसे ही बनता है ये कैल्शियम एगो है, ये कैल्शियम एगो है, Cl2 है, यहाँ Cl अकेले है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा B4 बॉल। हीट एंड ट्राई कैल्शियम, ये चला क्वेश्चन सबके सिटिंग में था, हम कितना बार बोले हैं, बस कुछ नहीं करना होता है, ऐसे क्वेश्चंस को हीट करना होता है एंड ट्राई करना होता है, उसी से ये बैलेंस होता है। अगला संतृप्त हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करें, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है तो ध्यान से समझने की चेष्टा कीजिएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का होता है, एक होता है दोस्त मेरे संतृप्त, एक होता है संतृप्त, और एक होता है दोस्त मेरे असंतृप्त। असंतृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जिसमें कार्बन एल्केन और इसका फॉर्मूला होता है दोस्त मेरे CnH2n+2। एल्केन की अगर हम बात करें तो ये कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करें इसका फॉर्मूला होता है एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन बोले तो कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, और ये इसका फॉर्मूला CnH2n होता है। और एक होता है एल्काइन। एल्काइन की अगर हम बात करें तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच होता है ट्रिपल बॉन्ड और ये हो जाता है CnH2n-2। और दोस्त मेरे एक होता है अल्काइल, इस सब से अपार्ट फ्रॉम दिस एक होता है अल्काइल। एल्काइल का फॉर्मूला होता है CnH2n+1। एल्काइल का फॉर्मूला होता है अल्कोहल का फॉर्मूला होता है CnH2n+1 इंटू OH। अल्कोहल का फॉर्मूला CnH2n+1 इंटू H, यानी अल्काइल प्लस हाइड्रोक्साइड। अल्काइल प्लस हाइड्रोक्साइड, अल्काइल का फॉर्मूला CnH2n+1, अल्कोहल का फॉर्मूला CnH2n+1 इंटू OH। यहाँ CH को दे दोगे तो अल्डिहाइड हो जाएगा, COH दे दोगे तो एसिड हो जाएगा। एक समजातीय श्रेणी का क्वेश्चन पूछा था, समजातीय श्रेणी का दोस्त मेरे क्वेश्चन पूछा था। समजातीय श्रेणी में कितने का अंतर होता है, CH2 का अंतर होता है। समजातीय श्रेणी में दोस्त मेरे कितने का अंतर होता है, CH2 का अंतर होता है। CH2 बोले तो कार्बन परमाणु भार में 14 का अंतर होता है। CH2 बोले तो परमाणु भार में दोस्त मेरे 14 का अंतर होता है। CH2 बोले तो परमाणु भार में 14 का अंतर होता है। अल्कोहल CnH2n+1 इंटू OH, यानी ROH आप कह सकते हैं, अल्काइल प्लस OH आप कह सकते हैं। हेलो। और यहाँ संतृप्त बोले तो एल्कीन कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, एल्कीन कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, एल्काइन कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। ये होता है CnH2n+2, ये होता है CnH2n, ये होता है CnH2n-2। एल्काइल का होता है CnH2n+1, अल्कोहल का होता है CnH2n+1 इंटू OH, एसिड का खाली COH, अल्डिहाइड का यहाँ CHO जोड़ देंगे, एमीन का NH2 जोड़ देंगे तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, 2 कार्बन परमाणु के बीच दोहरा बंद, एकल बंद। आंसर एकल बंद इज द राइट आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सल्फाइड अयस्कों के अतिरिक्त सल्फाइड अयस्कों, पहले तो सल्फाइड अयस्क का जो निष्कर्षण है ये फेन उत्प्लवन विधि द्वारा होता है। सल्फाइड अयस्कों का निष्कर्षण फेन प्लवन विधि द्वारा होता है। सल्फाइड अयस्कों का निष्कर्षण फेन प्लवन विधि द्वारा होता है। कहते हैं अयस्कों को अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में अत्यधिक गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित होता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, भर्जन कहते हैं। तापन तो गर्म करना हो गया, प्रज्वलन जलना, ज्वलन मतलब हो गया जो आग लगाते हैं वो। तो आंसर इसका हो जाएगा सल्फाइड अयस्क का निष्कर्षण किस विधि द्वारा होता है, फेन प्लवन विधि द्वारा। आवर्धक कांच, यहां से क्वेश्चंस खूब पूछे गए हैं। आवर्धक कांच वह कांच होता है, वह लेंस होता है, लेंस जो बड़ा प्रतिबिंब दिखाता हो, लेंस जो
बड़ा प्रतिबिंब दिखाता हो, लेंस जो बड़ा प्रतिबिंब दिखाता हो, लेंस जो बड़ा प्रतिबिंब दिखाता, लेंस जो बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है। और इसका एकमात्र एग्जाम्पल है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस को ही दोस्त मेरे हम लोग पठन लेंस के नाम से जानते हैं। उत्तल लेंस को ही हम लोग कौन लेंस के नाम से जानते हैं? पठन लेंस के नाम से जानते हैं। आंसर जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आंसर। उत्तल लेंस को ही हम लोग पठन लेंस के नाम से जानते हैं। लेंस जो बड़ा प्रतिबिंब बनाता हो, लेंस जो बड़ा प्रतिबिंब दिखाता हो, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को ही हम लोग पठन लेंस के नाम से जानते हो। उत्तल लेंस को ही हम लोग कौन लेंस के नाम से जानते हैं दोस्त मेरे? पठन लेंस के नाम से जानते हैं। जल्दी लिखा। अवतल लेंस में जब भी प्रतिबिंब बनेगा काल्पनिक, काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल लेंस में जब भी प्रतिबिंब बनेगा दोस्त मेरे, काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। अगला, प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? बता आंसर क्या होगा? प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह एक समूह में नीचे की ओर जाने पर घटता है या केवल नाभिकीय आवेश? यही तो गलत है। केवल नाभिकीय आवेश पर नहीं निर्भर करता है, यह कक्षा के आवेश पर भी निर्भर करता है, क्योंकि प्रभावी कह रहा है। नाभिकीय आवेश केवल नाभिकीय आवेश पर निर्भर करेगा, लेकिन प्रभावी नाभिकीय आवेश केवल नाभिकीय आवेश पर निर्भर नहीं करता है। और अगर हम नाभिक की बात करें, नाभिक की बात करें दोस्त मेरे, कितना बार बोले हैं हम? परमाणु की अगर हम बात करें, ये परमाणु, इसके ये नाभिक हो गया। नाभिक की त्रिज्या जो होती है, नाभिक की त्रिज्या, नाभिक का खोज रदरफोर्ड किया था, इसकी त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर या एक फर्मी या एक फेम्टो होता है, एक फर्मी या फेम्टो होता है। और ये जो परमाणु की त्रिज्या है ये 10⁻−10 मीटर, -10 मीटर या 1 एंगस्ट्रॉम है, या 1 एंगस्ट्रॉम है। या इन दोनों में अंतर जो है 10⁵ का होता है। इन दोनों में अंतर कितने का होता है दोस्तों? 10⁵ का होता है। नाभिक की त्रिज्या, नाभिक का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। नाभिक का खोज किसने किया था दोस्तों? रदरफोर्ड ने किया था। नाभिक क्या होता है? धन आवेशित। चूंकि इसमें प्रोटॉन होता है तो ये धन आवेशित होता है, ये धन आवेशित होता है। नाभिक में प्रोटॉन होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह धन आवेशित होता है, धन आवेशित होता है। लेकिन अगर परमाणु कह देगा तो उदासीन होता है। परमाणु की अगर हम बात करें, कितना बार बोले हैं? परमाणु उदासीन होता है। परमाणु क्या होता है दोस्त मेरे? उदासीन होता है, क्योंकि परमाणु में यहाँ न्यूट्रॉन है, यहाँ होता है, यहाँ प्रोटॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलकर आपस में उदासीन कर देगा। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतीकन कहलाता है, जिसकी खोज एंडरसन ने किया था, जिसकी खोज एंडरसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का आविष्कारक एकदम पूछता है दोस्त मेरे। इलेक्ट्रॉन बोले तो जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन बोले तो जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन बोले तो जे थॉमसन। प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड। प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें तो जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें, जेम्स चैडविक मार देना है। न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें, जेम्स चैडविक मार देना है। जल्दी से लिख। और नाभिक की त्रिज्या की अगर बात करें तो ये फर्मी या फेम्टो में होता है। और परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 मीटर या 1 एंगस्ट्रॉम में होता है। परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 मीटर या 1 एंगस्ट्रॉम होता है। और नाभिक का खोज कौन किया था? रदरफोर्ड। नाभिक धनावेशित होता है, परमाणु उदासीन होता है। परमाणु क्यों उदासीन होता है? क्योंकि इसमें होता है, नाभिक में प्रोटॉन है, चारों तरफ चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलके प्लस एगो माइनस, तो उदासीन हो जाता है। जल्दी से लिख। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा गैर सेलुलोसिक फाइबर का उदाहरण है? गैर सेलुलोसिक फाइबर का उदाहरण जो है दोस्त मेरे, वो नाइलॉन है। नाइलॉन को पहला कृत्रिम रेशा भी कहते हैं। पहला कृत्रिम रेशा, पहला कृत्रिम रेशा दोस्त मेरे कौन है? नाइलॉन है। जूट की अगर हम बात करें, ये तना वाले भाग से प्राप्त होता है। लाइकेन की अगर हम बात करें तो ये कवक और शैवाल का मिश्रण है, कवक और शैवाल का मिश्रण है। और लाइकेन की बात करें, लिटमस पत्र लाइकेन का बना होता है, लिटमस पत्र लाइकेन का बना होता है, लिटमस पत्र लाइकेन का बना होता है। और लिटमस पत्र की अगर हम बात करें, इसका रंग गुलाबी होता है, इसका रंग गुलाबी होता है, सॉरी, इसका रंग बैगनी होता है।
लिटमस पत्र का रंग कैसा होता है दोस्त मेरे? बैगनी होता है। और लिटमस पत्र किसका बना होता है? लाइकेन का बना होता है। लाइकेन किसका बना होता है? कवक और शैवाल का बना होता है। और लाइकेन को हम लोग प्रदूषण सूचक के नाम से भी जानते हैं। लाइकेन को हम लोग प्रदूषण सूचक के नाम से भी जानते हैं। रेयॉन होगा नहीं। जूट कहां से प्राप्त होता है? तना से। पहला कृत्रिम रेशा कौन है? नायलॉन। गैर सेलुलोसिक है, ये सेलुलोज इसमें नहीं पाया जाता है। और सेलुलोसिक अगर हम बात करें तो शैवाल में सबसे ज्यादा सेलुलोज पाया जाता है। पेपर जो बनता है ये भी सेलुलोज से बनता है। पत्ती, तना, पत्ती, छाल, इस सब में भी क्या रहता है? पेड़ की पत्तियां, पेड़ के छाल, इस सब में भी क्या रहता है दोस्त मेरे? सेलुलोज पाया जाता है। एकदम सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ पढ़ाई। जल्दी लिख। नायलॉन पहला कृत्रिम रेशा, सेलुलोज, शैवाल, पेपर, पत्ती की छाल और लाइकेन कवक और शैवाल का मिश्रण है। लिटमस पत्र इसी का बनता है, ये बैगनी रंग का होता है। ये प्रदूषण सूचक के रूप में काम करता है। पहला कृत्रिम रेशा कौन है? नायलॉन है। पहला कृत्रिम रेशा कौन है दोस्त मेरे? नायलॉन है। जल्दी लिख। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखो, ये सब पायरोडॉक्सिन सबको पता है, विटामिन B6 का नाम है। B6 का बी, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, और B12 की अगर हम बात करें उसमें कोबाल्ट पाया जाता है। CS कर्बी सबको पता होगा। अगला कहता है निम्नलिखित में से न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है। देखो, निस्ल कनिका है, न्यूरलमा है, एक्सॉन तो है, ये नहीं है, ये मांसपेशी का हिस्सा है। मांसपेशी और कंकाल, मांसपेशी और कंकाल से संबंधित है। मांसपेशी और कंकाल से संबंधित है। कौन? न्यूरॉन की अगर हम बात करें, न्यूरॉन का संबंध मस्तिष्क से है। न्यूरॉन का संबंध दोस्त मेरे मस्तिष्क से है। और सबसे तंत्र की सूक्ष्मतम इकाई को न्यूरॉन कहते हैं, और किडनी की सूक्ष्मतम इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। जालीनुमा जो भाग होता है किडनी का, उसको हम लोग नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं दोस्त मेरे? नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। अगला विलेय, क्वेश्चन यहां से खूब पूछा है, प्रतिशत सांद्रता निकालने वाला। एकदम याद रखना, प्रतिशत सांद्रता की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है विलेय बटा विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक यानी छोटका बटा छोटका प्लस बड़का। सबको पता है विलेय मतलब छोटा मान जैसे चीनी, और विलायक बोले तो पानी, और गुना 100 गुना 100 गुना 100 गुना 100। और यहां से अगर हम प्रतिशत सांद्रता की बात करें तो ये विलेय बटा विलियन, विलेय बटा विलियन, विलेय बटा विलियन गुना 100 हो जाएगा। विलेय बटा विलियन गुना 100 हो जाएगा। सांद्रता विलेय बटा विलेय प्लस विलायक गुना 100, विलेय बटा विलियन गुना 100, विलेय बटा विलियन गुना 100। विलेय और विलायक के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं दोस्त मेरे? विलेय और विलायक के समांगी मिश्रण, विलेय और विलायक के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। विलियन या घोल कहते हैं, विलियन या घोल कहते हैं, विलियन या क्या कहते हैं? घोल कहते हैं। आपको पता है चीनी और पानी में चीनी कम है तो वो विलेय है, क्योंकि विलेय का स्पेलिंग भी छोटा होता है, विलायक का स्पेलिंग बड़ा होता है। ये क्वेश्चन चला खूब पूछा है। छोटका वैल्यू बटा छोटका प्लस बड़का गुना 100, इसका न्यूमेरिकल कितना बार बताएं? छोटका बटा छोटका प्लस बड़का गुना 100। दोस्त मेरे निलंबन, निलंबन का मतलब हो गया नाला का पानी। निलंबन बोले तो नाला का पानी जिसमें ठोस अशुद्धियां दिखाई दे। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट बोले तो विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य बोले तो जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो, विद्युत धारा का प्रवाह हो, विद्युत धारा का प्रवाह हो, उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो, जैसे शुद्ध जल, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, वो गैर इलेक्ट्रोलाइट है, वो गैर इलेक्ट्रोलाइट है। पाइसन का कुछ खास नहीं है, विद्युत धारा का प्रवाह हो, जैसे इसमें सल्फ्यूरिक एसिड आ जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ जाएगा, इसमें जितना भी अम्ल और क्षार है सब विद्युत का सुचालक है। विद्युत का कुचालक गैर इलेक्ट्रोलाइट में जाओगे तो शुद्ध जल हो गया, अशुद्ध जल हो गया, वर्षा का जल हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ग्लूकोज हो गया, उसके बाद हाइड्रोकार्बन हो गया, इस सब विद्युत का क्या है? कुचालक है। अगला यहां से क्वेश्चन दोस्त में जो पूछा है, छोटका बटा छोटका प्लस बड़का गुना 100, छोटका बटा छोटका प्लस बड़का गुना 100। हमारे शरीर में वसा का संचायक उत्तक कौन सा है? जल्दी बता। वसा संचायक उत्तक कौन सा है? एडिपोज उत्तक जो है वसा संचायक उत्तक है। और दोस्त मेरे एरियोलर उत्तक की अगर हम बात करें, यह अवकाश भरने के लिए या यूं कहें घाव को भरने के लिए हम लोग एरियोलर टिश्यू का प्रयोग करते हैं। घाव को भरने के लिए हम लोग एरियोलर टिश्यू का प्रयोग करते हैं।
चलिए, हमारे शरीर में वसा, वसा सबसे अधिक ऊर्जा कौन देता है दोस्त मेरे? हमारे शरीर को वसा देता है। और एरियोलर टिश्यू के बारे में अगर एकदम पूछता है, घाव भरने के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है। घाव भरने के लिए दोस्त मेरे विटामिन सी की आवश्यकता होती है। रोग से लड़ने के लिए भी हम लोगों को विटामिन सी की आवश्यकता होती है। जंग लगे लोहे का वजन निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? भैया पहले भार बढ़ेगा, उसके बाद घटेगा। लेकिन दोस्त मेरे यहाँ क्या दिया है ना, यहाँ ऑप्शन में दिया या लंबे समय तक बढ़ता है, या पहले घटता है, या पहले घटता है, या समान रहता है। ये तीनों तो नहीं होगा। यह लंबे समय तक बढ़ता है, अब फिर घटता है, फिर घटता है। लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। लोहे में जंग लगता है ऑक्सीजन और नमी दोनों की उपस्थिति में। लोहे में जंग लगने से पहले भार अधिक समय तक बढ़ता है, फिर घट जाता है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया है क्योंकि ये फिर लौट कर नहीं आता है। जो मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। अगला, इनमें से किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग जब ये कह दिया मतलब प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन चाहिए ना। लगता प्रोटीन पाउडर पीता है बॉडी बिल्डिंग वाले लोग, जो कि नहीं पीना चाहिए। प्रोटीन से भरपूर, जैसे कि मटर में मतलब दाल में भी प्रोटीन होता है। अब कहता है वसा से भरपूर, विटामिन से भरपूर लीजिएगा तो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है आपका बढ़ेगा। कार्बोहाइड्रेट लीजिएगा तो ये ऊर्जा देगा। और वसा लीजिएगा तो यह भी ऊर्जा ही देगा, लेकिन अधिकतम ऊर्जा देगा। अगर आप चाहते हैं कि बॉडी बिल्डिंग में भोजन कहां से मिलता है, हेलो, बॉडी बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो बॉडी बिल्डिंग जब ये होगा मतलब विटामिन यानी प्रोटीन से भरपूर भोजन, जैसे कि मटर हो गया, जितना भी दाल है, दाल में प्रोटीन पाया जाता है। वसा ऊर्जा के लिए, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के लिए, विटामिन रोग से लड़ने के लिए। डैश की क्रिया द्वारा सल्फर को सल्फाइड एसिड में बदला जाता है, सबको पता है। एक होता है ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचायक, अबकारक और दोस्त मेरे अबकरण। रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा दोस्त मेरे किसने क्या किया है। अपचयन, उपचायक, ऑक्सीकारक। इसमें आओगे, ऑक्सीजन जुड़ता है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन हटता। इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन जो है दोस्त मेरे वो हटता है। इसमें आओगे, इसमें ऑक्सीजन हटता और हाइड्रोजन जो है वो जुड़ता है और इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। कितना बार हम बताए हैं दोस्त मेरे। और ध्यान रखना, सल्फर हम बार बार कहते हैं, क्वेश्चन बना के आ जाने से मतलब नहीं है। जब तक नौकरी ना लगे ना तब तक पढ़ना है दम लगा के दोस्त मेरे। अगर हम बात करें सल्फर से सल्फाइड आयन बनाना है तो एस के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, चूंकि 16 होता है, सल्फर 16, 2 8 6 होता है, तो 2 को ही ग्रहण करेगा तब ना स्टेबल होगा। तो 6 2 को ग्रहण किया, 8 मतलब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में देखो इसका 16 होता है तो 2 8 6 होता है, तो बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 को ग्रहण करेगा, 6 2 8 हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉन जब ये ग्रहण करेगा तो इस लिस्ट का कुछ ना कुछ होगा। तो बताओ इस लिस्ट का कौन है? हमको तो दिख रहा है अपचयन देखो इस लिस्ट में है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, अपचयन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अपचयन इज द राइट आंसर। डेली हम लोग दोस्तों मेरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट रिवीजन भी करेंगे, कुछ अच्छे प्रश्नों को पढ़ेंगे। हम बार बार कहते हैं एग्जाम देना, देकर आ जाना, खुश हो जाना ये बड़ी बात नहीं है। तब तक हम आपके साथ हैं जब तक आपको नौकरी नहीं हो जाती है, क्योंकि नौकरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उम्मीद करते हैं कि आप उसी रास्ते पर चल रहे होंगे और खूब मन लगा के एकदम आपका एग्जाम अच्छा गया। आप हड़बड़ाइए नहीं, आप कुछ भी मत बोलिए, चुपचाप अगले एग्जाम की ओर लग जाइए, तो हमको लगता है आपके लिए फायदेमंद है। और एक बार फिर से दोस्त मेरे, जिनको ये लगता है कि हम जो आपने पढ़ाया, जो आपकी पुस्तक है उसके हिसाब से एग्जाम का लेवल बहुत डाउन था और हम लोगों का एग्जाम अच्छा गया है, आपसे जुड़कर हमें बुरा नहीं लगा, तो कृपया 5 टाइप करें। और लग गया कि इससे दोस्तों होता कुछ नहीं है, मेरा भी थोड़ा उत्साहवर्धन हो जाएगा कि बच्चों को हमने जो पढ़ाया बच्चे उसकी सराहना कर रहे हैं। सब टीचर चाहता है कि हम बच्चे हमारी तारीफ करें, उसी के लिए हम लोग मेहनत करते हैं। इतने दिनों से जो लग के ये मैराथन वो मैराथन, ये क्लास वो क्लास, 10 दिन 10 कक्षा, 5 दिन 5 कक्षा जो हम लोगों ने पढ़ा,
उसके लेवल से थोड़ा नीचे लेवल का ही क्वेश्चन आया। हम हमेशा कहते थे कि इस लेवल में हम पढ़ा रहे हैं, इस लेवल का क्वेश्चन रहेगा, आप खूब मन लगा के पढ़िए। हमारे यहाँ टेस्ट का भी ये लेवल था, आपका टेस्ट का ये लेवल था, तो उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा होता है और मेरिट बनाने में आपको फायदा मिलेगा, जो आपको पता भी नहीं चलेगा कि 2 क्वेश्चन हम औरों से ज्यादा कर दिए और हमारी नौकरी लग गई। तो इसलिए दोस्त मेरे खूब मन लगा के पढ़िए। टेक्नीशियन का टेस्ट कल से स्टार्ट हो रहा है 8 अलग अलग शिफ्ट में, 15 दिन का 15 टेस्ट है, 150 रुपया फी है। जेई का भी टेस्ट कल से स्टार्ट हो रहा है, 13 दिन का क्लास है, 13 दिन का टेस्ट है, 150 रुपया उसका भी फी है। ऑनलाइन आपको बिग बूस्टर ऐप पे मिलेगा, ऑफलाइन टेस्ट इन ऑनलाइन वाले फोल्डर में जाइएगा, वहां से क्लिक कीजिएगा तो मिल जाएगा। और ये क्या बोलते हैं उसको, ऑफलाइन में आप कंप्यूटर पर अगर टेस्ट मारना चाहते हो तो आप हमारे यहाँ विजिट कर सकते हैं, हमारे यहाँ आपको प्रॉपरली टेस्ट मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। फिर मिलेंगे कल। और एकदम ने हर बनाना है दोस्त मेरे, आपका एग्जाम अच्छा भी चला गया, देख लो लाइव रिव्यू चल रहा है 5-5-5-5-5 का। अगर आपका एग्जाम अच्छा चला गया तो आप हड़बड़ाइए नहीं दोस्त मेरे, आप विश्वास कीजिए, आपको अंतिम नौकरी जिस दिन हो जाएगा ना, उस दिन सबको बताइएगा कि मेरा हो गया। अभी किसी को नहीं बताना है कि मेरा पीटी हो गया कि मेंस हो गया, किसी को कुछ नहीं बताना, चुप रहना है। एकदम जिस दिन नौकरी हो जाएगा उस दिन बताना है कि मेरा नौकरी लग गया। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में।